नमस्कार दोस्तों। आज हम इकोनॉमिक एंड पब्लिक अफेयर्स का हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने अभी जस्ट किया है और करंट अफेयर्स 19 अगस्त का इन दोनों पार्ट्स को मिला के आपको पूरा दिन का न्यूज़ कवर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं इसको। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो 11 नंबर की न्यूज़ है, 10 न्यूज़ हम पहले कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने टू टेक अ प्राइवेटाइजेशन ऑफ मोर एयरपोर्ट्स। तो जिस तरीके से अडानी ग्रुप को दिए गए थे 6 एयरपोर्ट्स, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सीरियस है कि प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि इनका जो टारगेट था डिसइन्वेस्टमेंट का वो पिछले से फिस्कल ईयर में नहीं पूरा हुआ है। तो इस बार गवर्नमेंट बहुत सीरियस है उस फिस्कल टारगेट को पूरा करने के लिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज द टॉप प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट। तो इसमें जो कैबिनेट ने ये क्लियर कर सकती है 19 तारीख को कि प्रपोजल टू साइन अ पैक्ट विद अडानी इंटरप्राइज फॉर 3 मोर एयरपोर्ट्स। उनको 6 पहले दिए जा चुके हैं, 3 और देने की बात कर रहे हैं। तो कैबिनेट ने वेडनेसडे को इसको लाइकली था कि नेक्स्ट राउंड ऑफ एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पूरी बात होगी। जिस तरह से मैंने एक फीचर भी की थी जब महाराजा सेल ऑफ के लिए कि एयर इंडिया के लिए, तो उसका टिकट्स नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इज़ वेरी एडामेंट उसको वो सेल करना ही है। तो वी हैव गॉट मैनी मोर एयरपोर्ट्स लाइंड अप। तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स लाइंड अप, उसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स भी उसमें होंगे। तो डजन्स ऑफ देम एंड 100 न्यू एयरपोर्ट्स विल बी बिल्ड बिटवीन नाउ एंड अगले 10 सालों के अंदर। ये हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड सिविल एविएशन के लिए। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। तो इंडिया ने, अगली न्यूज़ पे हम चले जाते हैं। तो इंडिया ने 13 कंट्रीज़ के साथ इसकी बात कर रहे हैं कि एयर बबल्स के लिए। तो 13 कंट्रीज़ में आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, तो इसमें मेन है कि इस्टेब्लिश करें कि बेटर सेपरेट बायलैटरल एयर बबल एग्रीमेंट्स, इनके साथ अरेंजमेंट हो जाए इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए। तो गवर्नमेंट इसकी तरफ काफ़ी हेडवे है, गवर्नमेंट इसको वाकई में खोलना भी चाहती है। तो 13 कंट्रीज विल बी द इम्पॉर्टेंट न्यूज़। और इसके बाद अगली न्यूज़ है कि जिसमें फॉरेन जर्नलिस्ट है, इसी से रिलेटेड, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को इतना प्रायोरिटी दे दिया कि ये फॉरेन जर्नलिस्ट को वीज़ा जिनके पास है उनको इंडिया में अलाउ करेंगे आने के लिए। तो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहेंगे। तो इट्स इनिशिएटिव स्टेप। और इसमें जैसे वंदे मातरम वाली जो थी वो काफ़ी हेल की गई, लेकिन उसमें कॉस्ट भी एक एंगल था जिसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो है कि 1000 डे ऑप्टिकल फाइबर केबल टारगेट है। ये उनकी बहुत वन ऑफ द प्रायोरिटीज़ हैं ये उनकी। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को रोप इन करना पड़ेगा किनको, प्राइवेट कंपनीज़ को ऑब्वियसली, टू स्पीड अप विलेज कनेक्टिविटी के लिए। BSNL का क्या फ्यूचर होगा अभी हम नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने रिज़ाइन किया था, एक तरीके से मास रेजिग्नेशन दिया था उन्होंने। तो जो टारगेट सेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ये इन्होंने इंडिपेंडेंस स्पीच में भी कहा है कि एवरी, तो कनेक्ट करना है हर एक विलेज को विद ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम OFC भी कहते हैं, इन 1000 डेज में, 1000 दिन के अंदर उसे पूरा करने। जिस तरह से सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, इस पर काफ़ी स्पीड तरीके से काम हुआ है। तो ये भी उनका एक इंडिपेंडेंस डे स्पीच का एक है। तो अगले 1000 दिन में मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से सरकार जिस तरह से रफ्तार देती है, तो शायद ये पूरा कर भी ले। तो इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो लेकिन इसको अचीव करने के लिए अभी जो है वो, जो अभी जिस तरीके से केबल डाला जा रहा है OFC का, उसको आपको 3.6 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा एज पर एक्सपर्ट्स। इसमें जो अगली न्यूज़ है वो है डेटा की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की, जिनका पोटेंशियल है जो ऐड कर सकते हैं 500 बिलियन इकोनॉमी के अंदर बाय 2025। ये नास्कॉम ने कहा। और जिस तरीके से मैंने 2 दिन पहले एक लेक्चर किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से H1B वीज़ा, अलग अलग वीज़ाज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरीके से हैं, ईयर में किस में चेंज हुआ था। उनका जो इमिग्रेशन का जो लॉ था नेशनल वाला, वो 1952 का था, उसमें 1990 में कैसे चेंज हुआ, 2003 में सिंगापुर के लिए कैसे चेंज हुआ है, फिर वो रिफॉर्म कैसे हुआ है। तो मैंने वीज़ाज़ के बारे में अच्छी बात की थी उसमें। तो उसमें नास्कॉम का भी एक पोटेंशियल था। नास्कॉम ने जैसे उसमें कहा था कि 13,000 जो जॉब्स हैं वो सिर्फ 3 कंपनीज ने दी हैं, जिसमें गूगल, फेसबुक और एप्पल ने। तो ये अगर नास्कॉम कह रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन, ये काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ करते रहते हैं और इनकी प्रिडिक्शंस काफ़ी सही भी होती हैं। तो इन्होंने कहा है कि 500 बिलियन इकॉनमी में डायरेक्टली ऐड हो सकता है अगले 5 सालों में, अगर गवर्नमेंट इस पर काफ़ी काम करे और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को इनक्रेज करे। तो इसको किस तरह में मैंने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और ब्लॉकचेन्स वगैरह के लिए, क्योंकि फ्यूचर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। और जिस तरीके से इसमें जो गवर्नमेंट्स चेंज होंगी, उनकी सेंट्रल बैंकिंग चेंज होगी, इसमें मैंने बात की थी। 2 किताबें बहुत अच्छी हैं, जिसमें ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन का टैप स्कॉट है, ये फादरसन की जोड़ी ने लिखी है। एक किताब है ट्रुथ मशीन, और ये माइकल कैसी की है और पॉल विग्ना की है। तो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि फ्यूचर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुका है और आगे और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा। तो इसीलिए ये $500 बिलियन की जो बात कर रहे हैं, हवा में नहीं कह रहे हैं, इसका एक आधार है। तो 45% ऑफ दिस 500 बिलियन
जो वैल्यू होगी 3 सेक्टर्स में आएगा, जिसको कहते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड रिटेल। जिस तरीके से अमेज़ॉन तो ऑलरेडी है, फ्लिपकार्ट जो है वो आपका वॉलमार्ट के साथ है, और इसमें रिलायंस रिटेल आ रहा है। तो जिस तरीके से ये टाई अप्स हो रहे हैं, मैसिव हो रहा है, तो ये रिटेल सेगमेंट विल बी द, जिसको कहते हैं ना, डिफाइन करेगा। उससे जॉब्स जाएंगे भी, जॉब्स क्रिएट भी होंगी, फॉरेन मनी कैसे आएगी। तो दिस सेक्टर इज़ टू लुक आउट फॉर, और ये इंडिया की इकोनॉमी को शेप करेगा। और ये एक अनएम्प्लॉयमेंट विल बी अ ह्यूज फैक्टर, और किस तरीके से इसे एड्रेस किया जाएगा। तो इसको लेकर के काफ़ी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, एमएनसीज, फॉरेन के भी, इंडिया के भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। तो नास्कॉम की ये स्टडी इस तरीके से तो सही लग रही है। और उसके बाद एग्रीकल्चर में बहुत होगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बहुत बात चल रही है। जिस तरीके से फार्मर सुसाइड हुए हैं पिछले 15 सालों में, 3,55,000 फार्मर्स ने सुसाइड किया है। उसमें जीएम कॉटन को लेके जो आर्टिफिशियल बीज, उसमें मॉन्सेंटो की स्पीच है, जैसे वंदना शिवा ने कहा है, उस पर काफ़ी बातें हुई हैं। काफ़ी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ने, देवेंद्र शर्मा जी ने उस पर काफ़ी बात की है। तो उसको ये कॉमर्शलाइज करेंगे, तो उसके लिए जैसे वायदा कारोबार के लिए होगा, वो वाजपेयी साहब के टाइम पे शुरू हुआ था, जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी। और उसको ये किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इसको एग्रीकल्चर को रिफॉर्म लेके आएंगे, ये गवर्नमेंट के टॉप प्रायोरिटीज़ में है। तो ये कैसे होगा, जैसे मोदी जी ने कहा भी था एक बार इंडिपेंडेंस स्पीच में कुछ साल पहले, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। तो ये किस तरीके से करेंगे, इसमें फार्मर सुसाइड को कैसे देखा जाएगा, इसमें फार्मर्स के जो इश्यूज़ हैं, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, उनको किस तरीके से। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कई बार कहा है कि 2022 में फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, लेकिन मैंने जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें फार्मर्स की इनकम जो थी वो 80 रुपया थी पर डे के हिसाब से। अगर डबल भी होती है, इट विल बी 160 अ डे। तो वो किस तरीके से उसको देखा जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इसमें देवेंद्र शर्मा जी का बहुत काम है, हनुमंत राव जी का बहुत काम है, अशोक गुलाटी जी का काफ़ी काम है। तो आप जरूर पढ़िएगा। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें। और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बहुत है। इसमें जो आदि गोदरेज के पुत्र हैं वो इसमें लेके आ रहे हैं, गोदरेज को भी लेके। तो किस तरह से कॉरपोरेट जो अपने को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो नास्कॉम की जो ये स्टडी है, ये काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है। इन्होंने सही सेक्टर्स को इंडिकेट किया है। तो ये शेप अप करेंगे कि हम किस इंडिया की तरफ जाएंगे अगले 3 से 4 सालों में, और अगले 5 साल में अगर हम इसको देखेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें नीरव केस है, नीरव मोदी का केस है। एनसी लेट में जो ये हुआ था, इन्होंने इसको सेट ऑर्डर को साइड किया है पीएनबी ऑफिशियल के खिलाफ। ये काफ़ी चर्चित रहा है। तो एनसीएलटी का फुल फॉर्म हो गया आपका नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इसमें एक सेपरेट फीचर करूँगा। इसमें जितने इंपॉर्टेंट केसेज हुए हैं पिछले 3 से 4 सालों में, जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की इसमें रूलिंग्स आती रहती हैं, कॉरपोरेट्स वहाँ जाता है, इसको तो लेकर के इस पर थोड़ी बात हो सकती है लंबी। तो इन्होंने उसको असाइड किया था। ये 14,000 करोड़ का स्कैम था, सब जानते हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्टनर गवर्नमेंट फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर माइग्रेंट्स, ये अशोक प्रधान जी ने कहा है स्टील फर्म्स के लिए। तो मिनिस्टर फॉर स्टील एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है धर्मेंद्र प्रधान। और पहला मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी की बात है ये। और इन्होंने ये कहा था कि ट्यूसडे को इन्होंने अपील किया है स्टील इंडस्ट्री लीडर से कि किस तरीके से पार्टनर कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिससे ये लो कॉस्ट हाउसिंग दे सकें। किसको? माइग्रेंट लेबर्स को। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन का पार्ट बनेगी कि किस डिपार्टमेंट के साथ ये हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, माइग्रेंट लेबर्स के लिए हो रहा है। तो इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है जिसमें 1 लाख हाउसेज देने हैं माइग्रेंट्स को। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। मीडिया में इतनी रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से ये न्यूज़ मेरे ख्याल में ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए। और अगली न्यूज़ 18वें नंबर की, इसको हम कहते हैं कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने स्टेक बाई किया है किस बैंक में? आईसीआईसीआई में। तो जैसे चाइना सेंट्रल बैंक जो है, उन्होंने एक दिल्ली में एक ब्रांच भी खोली है। मतलब जिस तरह से हमारा चाइना के साथ कंट्रोवर्सी चल रहा है, मैप्स बंद हो रही हैं चाइना को लेके फ्यूचर। और एक जैसे जीएम वाली एक न्यूज़ है, उसमें जीएम जो है वो सेल करने, जनरल मोटर जो है वो अपना स्टेक, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे अप्रूवल नहीं दिया है। तो किस तरीके से ये शेप अप होंगी चीज़ें, तो इसमें ये वाली न्यूज़ बहुत अहम हो जाती है। तो चाइना सेंट्रल बैंक ने किस तरीके से, पीपल बैंक ऑफ चाइना ने एक छोटा सा स्टेक है, रिसेंटली क्लोजेस 15,000 करोड़ की बात है, लेकिन ये जो है कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के लिए है। तो ये किस तरीके से शेप अप होगा, जितने हमारे, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि हमारे जितने स्टाफ हैं उसमें मेजॉरिटी जो पैसा है वो चाइना का लगा हुआ है। तो चाइना को लेके किस तरीके से गवर्नमेंट का रुख रहेगा अभी सर्टेन नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे चीज़ें बताएंगे। जैसे जीएम वाली केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल मोटर्स वाली। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसमें जो और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आती है, उसमें ये सीरम वाली न्यूज़ आती है कोविड को लेके। सीरम जो है ये इन्होंने फेज़ 2-3 का ट्रायल ओवर किया है, एंड किया है। और ये कहाँ की? ये पुणे की है। ये पूछा जाएगा कि कहाँ की है? पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कंप्लीट फेज़ 2 एंड फेज़ 3 का ट्रायल
इस साल के दिसंबर तक, बिकॉज लार्ज स्केल ट्रायल्स होंगे, 10,000 हेल्दी वॉलंटियर्स इनको देखने पड़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो एग्जाम परस्पेक्टिव से है, किससे कंडक्ट होंगे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन द यूके। तो आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को याद रखना पड़ेगा। पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अगर आप करेंगे, कब तक होगा, साल के एंड तक, दिसंबर तक होगा। किसका होगा, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 का। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि किसके साथ, ये कौन करेगा, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि जो फ्लिपकार्ट की जो सेल है, इन्होंने सरपास किया है प्री कोविड लेवल्स को। ये डॉग मैकमाय, ये प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रादर, बेंटोवली हेडक्वार्टर्ड के। इन्होंने कहा है कि वॉलमार्ट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटेलर है, सबको पता है। तो उसका जो ग्रॉस मार्केट, ये जी एम व्यू, एक्चुअली जब हम फाइनेंस को पढ़ाते हैं ना, तो जी एम व्यू आप ये देखिएगा, इसको मैं एक सेपरेट फीचर भी करूँगा। तो जी एम व्यू में क्या होता है कि क्रॉस करके ले लिया जाता है, तो ये जो होती हैं थोड़ी सी इन्फ्लेटेड हो जाती है फिगर। तो ऑफ द प्रोडक्ट ऑन फ्लिपकार्ट इट्स मेजर ओन सब्सिडरी, ये एक तरीका है, एक तरीके के जिस तरीके अपनी मार्केटिंग करने का। जीएमई, क्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये किस तरीके से होगा, मैं इस पर एक सेपरेट फीचर करूँगा फ्लिपकार्ट के और अमेजोन को लेके, ये किस तरीके से वैल्यू बढ़ाते हैं, हर सेल के बाद दिखाई जाती हैं, और एक्चुअल जो नेट सेल्स होती हैं वो कितनी होती हैं। तो इसमें जो सब्सिडरी है, इन्होंने प्री कोविड लेवल्स को पास किया है। और एक न्यूज़ ये थी कि पीपल इन पर्सन न्यूज़ थी, तो अशोक लवासना जी जो इलेक्शन कमीशन में रहे हैं, जिनके साथ जो पिछले इलेक्शन में थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, अभी भी उनके पीछे जिस तरीके से उनकी फैमिली के पीछे ईडी है, तो उन्होंने रिज़ाइन किया है, प्रेसिडेंट को भेजा है अप्रूवल के लिए। तो वो किस बैंक को ज्वाइन करेंगे, फिलीपीन बेस्ड जो होंगे, वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वो किस बैंक को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, और वो प्राइवेट कैपेसिटी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगली न्यूज़ है ड्रीम डेब्यूट फॉर आईपीएल, टाइटल स्पॉन्सर हैं, चाइनीज़ हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि वो शिवराज सिंह चौहान जो है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही जॉब देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ जाते हैं।